हेलो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेएस में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हम लोग अपने इसी चैनल में फ्रेंड्स अपना एक रूटीन बनाते हैं, जैसे किस प्रकार से आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड, सुबह में सोमवार से सोमवार से गुरुवार तक सोमवार से गुरुवार तक सुबह में मैथ और शाम में जीएस का क्लास लिया जाएगा। और शुक्रवार से शुक्रवार से शनिवार सुबह रीजनिंग मिलेगा। रीजनिंग और शाम में जीएस। इस बार का हमारा रूटीन के अनुसार फ्रेंड आपको प्रत्येक दिन इस प्रकार से मिलेगा। सोमवार से शुक्रवार सुबह में मैथ, शाम में जीएस, और शुक्रवार से शनिवार को में सुबह में रीजनिंग और शाम में जीएस। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग फ्रेंड अपने हिस्ट्री को, जीएस का एक चैप्टर हिस्ट्री को लेकर आए हुए। तो अभी इस हिस्ट्री में हम जानेंगे कि इस हिस्ट्री का पहले मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसमें कितने कितने स्रोत होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग फिर हिस्ट्री के कुछ भागों की ओर चलेंगे। इतिहास का, हिस्ट्री का हिंदी फ्रेंड इतिहास होता है। हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? हिस्ट्री का हिंदी इतिहास होता है। और इसी इतिहास का जनक, इसी इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब चलिए फिर ना हम लोग इतिहास के परिभाषा को पढ़ते हैं। इतिहास को अगर हम तोड़ेंगे फ्रेंड, इसको यह होगा इति प्लस हास। इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीती, हाँ, हास मीन्स होता है घटना। मतलब बीती कई वर्षों की पुरानी घटना को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर हम इसके और अच्छा तरह से डिफाइन करें तो हम यह कह सकते हैं फ्रेंड, कई वर्षों पहले राजा महाराजा या हमारा अंग्रेजों के समय में जो जिस प्रकार के उन लोगों के बीच जो घटना हुई थी, उन सभी की घटनाओं को जो एकत्रित के रूप करके उन लोगों को पढ़ा जा रहा है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। मतलब कि बहुत पहले बीती हुई घटनाओं को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, तो इसको हम इतिहास कहते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठेगा दोस्तों, ताकि आप साथ साथ में नोट भी बनाते जाइएगा। अब हम लोग इतिहास के भागों के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के कितने भाग होते हैं? इतिहास के 4 भाग होते हैं। इतिहास के कितने भाग होते हैं?
इतिहास का 4 भाग होता है। पहला होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। दूसरा होता है मध्यकालीन। तीसरा है प्राचीन इतिहास। चौथा है विश्व। इसको हम फ्रेंड इंग्लिश में आधुनिक इतिहास को आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास को मिडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। मध्यकालीन हिस्ट्री को मिडिएवल, प्राचीन हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री इतिहास को एंशिएंट हिस्ट्री और विश्व इतिहास को वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। मैंने क्या कहा? आधुनिक को मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन को मिडिएवल हिस्ट्री, प्राचीन को एंशिएंट हिस्ट्री और विश्व इतिहास को वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, इनके जनक कौन है, इतिहास का परिभाषा क्या है। अब चलिए फ्रेंड, इसके आगे हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास का स्रोत है। इतिहास का स्रोत, अब बोलेंगे इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। स्रोत किसको कहते हैं? सबसे पहला बात है कि स्रोत किसको कहते हैं। स्रोत उसको कहते हैं जो चीज हमको इतिहास को लिखने में मदद करती है। स्रोत किसको कहते हैं? जो चीज इतिहास को लिखने में हमको मदद करती है उसको हम स्रोत कहते हैं। तो इतिहास को लिखने में किस प्रकार की कौन कौन सहायता दी है? तो हमको इतिहास लिखने में 4 प्रकार की सहायता मिलती है फ्रेंड। 4 प्रकार की सहायता मिलती है। पहला है ये पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तीसरा है धार्मिक स्रोत। चौथा है विदेशी स्रोत। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो फ्रेंड नोट कर सकते हैं। हम इसे नोट करने के लिए कुछ टाइम देते हैं।
तो फ्रेंड अगर आप नोट किए होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए होंगे तो फ्रेंड इसी वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसके कुछ अब इन स्रोत का डिफाइन करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत मतलब कि पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं, और साहित्यिक स्रोत किसको कहते हैं, धार्मिक स्रोत किसको कहते हैं, विदेशी स्रोत किसको कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब उसको कहते हैं फ्रेंड दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर से, पुरातात्विक स्रोत उसको कहते हैं जब हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं, फिर पृथ्वी की खुदाई करते समय अगर हमको किसी प्रकार की साक्ष्य प्राप्त होती है, किसी प्रकार की साक्ष्य प्राप्त होती है, और उस साक्ष्यों के माध्यम से हमको इतिहास लिखने में सहायता मिलती है, उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत किससे कहते हैं, जब हम कभी कहीं किसी स्थान पे पृथ्वी की खुदाई करते हैं और उसी वहाँ पे खुदाई करते समय अगर हम किसी प्रकार की साक्ष्य पुरानी चीजें मिल जाती है, और उसी साक्ष्य के माध्यम से अगर हमको इतिहास लिखने में मदद मिलती है, तो उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उसको कहते हैं जब कि पहले देखा जाता था कि कॉपी कलम इस प्रकार से नहीं मिलता था, वहाँ पहले दीवारों में छेनी हथौड़ी से लिखा जाता था। उसी प्रकार तो फ्रेंड कि अगर कहीं तार के पत्तों में या दीवारों में या चट्टानों में किसी प्रकार से कुछ लिखे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उन सभी साक्ष्यों के माध्यम से हमें इतिहास को लिखने में सहायता मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत किसको कहते हैं और पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग धार्मिक स्रोत की ओर चलते हैं। धार्मिक स्रोत किसको कहते हैं, क्या हमको धार्मिक स्रोत उससे कहते हैं जो किसी भी प्रकार से पहले होता था कि कोई धर्म ये मानता है, ये धर्म मानता है, माने कि धार्मिक पहले जाति प्रथा धर्म के आधार पर बहुत ही भेदभाव किया जाता था। उन लोगों के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि पहले किस प्रकार के धर्म मानते थे, उसमें किन की पूजा की जाती थी, उनके नियम क्या हैं, तो उनके माध्यम से अगर किस प्रकार की घटना होती थी तो उन सबके घटना को कैसे होता था, और इन प्रकार की जो साक्ष्य हमको प्राप्त होती है, उन साक्ष्यों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इतिहास को लिखते हैं, उसको हम धार्मिक स्रोत कहते हैं। धार्मिक स्रोत किसको कहते हैं, ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग ये विदेशी स्रोत को पढ़ते हैं। विदेशी स्रोत किसको कहते हैं, है ना, विदेशी स्रोत किसको कहते हैं, विदेशी स्रोत इसको कहते हैं जो विदेशों से आए हुए हो, जो विदेश से आए हुए और हमारा इतिहास को लिखने में मदद किए हो, जो विदेश से आए हैं और वे लोग हमारे इतिहास को लिखने में सहायता किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी स्रोत कहते हैं। हमारे देश में फाहियान भी आया था ना, फाहियान आया था, हेरोडोटस भी हमारा देश का नहीं है कहीं, और विदेशी व्यक्ति है। इन सभी लोगों ने क्या किया, अब हमारे देश के इतिहास को लिखने में सहायता प्रदान की है ना। इसी प्रकार से जो और सब बहुत सारे लोग आए थे, उन लोगों ने हमारे देश में के इतिहास को लिखने में सहायता किया, उसे हम विदेशी स्रोत कहते हैं। तो चलिए आपको हमको पूरा गारंटी का हमको साथ लगता है कि आपको किसी भी प्रकार से से दिक्कत नहीं होगी इतिहास के परिभाषा और उसके जनक और उनके स्रोत भाग में। तो चलिए अब हम लोग इतिहास के कुछ अंकों पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था फ्रेंड कि इतिहास के 4 भाग होते हैं। इतिहास के 4 भाग होते हैं, कौन कौन, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और ये विश्व इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास को जानेंगे।
आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। आधुनिक इतिहास में फ्रेंड आज़ादी की कहानी आती है। आज़ादी की कहानी आती है। आज़ादी, हमारा देश कब से गुलाम होना शुरू हुआ, वहाँ से शुरू से हम अंत तक पूरा 1947 तक आपको पढ़ाएंगे। फ्रेंड, हमारा देश 1498 से हमारा देश गुलाम होना शुरू हुआ था और 1947 को जाकर के आज़ाद हुआ था। अगर इसको खास तौर पर कहा जाए कि हमारा देश कितने दिन सालों तक गुलाम रहा, तो कहा जाए तो हम कह सकते हैं 1757 से 1947 तक रहा। क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा इसी बीच में हमारा देश को हानि हुई थी और गुलाम का एहसास हुआ था। लेकिन फ्रेंड, गुलाम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वही काम जो 1498 से 1757 के बीच कर रहे थे, जो इनके इतने सालों के बाद इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर 1947 तक शासन किए थे। चलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं भारत की खोज कब की गई। भारत की खोज, भारत की खोज किसने की, कब की, क्यों की, कैसे की? क्योंकि के जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन भारत की खोज किसने की, कैसे की, कब की, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की खोज पर हमारे देश में पहले अरब और ईरान के व्यापारियों ने हमारे देश से व्यापार किया करते थे। इन लोगों ने हमारे देश के मसाले, जो अन्य प्रकार के मसाले, गोल की, जीरा, ये सब जो होते हैं, काली मिर्ची, सब उन सभी का व्यापार किया करते थे। यहाँ से सामान खरीदते और जाकर के सीधा यूरोप में ले जाकर के बेचा करते थे। यूरोप में ले जाकर के बेचा करते थे। और हमारे देश को पहले भारत की नहीं बल्कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो इसी सोने की चिड़िया के नाम जब यूरोप में जाकर के लेते थे, तो यूरोप वासियों को सोने की चिड़िया नाम सुन करके उन लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। जिस प्रकार लड़कियों को अगर बोल दिया जाए, खट्टा चीज का नाम अगर उनके पास ले लिया जाता है, तो उन लोगों के मुंह में पूरा पानी से भर आता है। उसी प्रकार यूरोप वासियों को सोने की चिड़िया का नाम सुनते ही उन लोगों के मुंह में पानी भर आता था कि ना जाने कैसा होगा सोने की चिड़िया नाम रखा गया। तो उसमें तो हीरे, सोना चांदी बहुत ही ज्यादा होगा, इसीलिए तो रखा गया है। तो इसी सोने की चिड़िया के खोज में फ्रेंड, यूरोप का एक व्यक्ति सन 1498 में कोलंबस नामक व्यक्ति सोने की चिड़िया की खोज के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्होंने अपने रास्ता से भटक गए, जिससे वह सोने की चिड़िया ना करके अमेरिका चले गए। तब उन्होंने उसी समय जाकर के वहां पे अमेरिका की खोज किए थे। तो चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं कि भारत की खोज किसने की। जब कोलंबस फ्रेंड यहाँ से अपना यूरोप से निकले थे, तो उसी कुछ दिनों बाद पुर्तगाल से सोने की चिड़िया खोजने के लिए वास्को डिगामा नामक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ
अपने कुछ साथियों के साथ सोने की चिड़िया की खोज के लिए निकल पड़े और फिर 22 मई 1498 को 22 मई 1498 को इसको कालीकट के मालाबार तट पर पहुंच गए। कालीकट भारत का एक क्षेत्र का नाम है। कालीकट के मालाबार तट। कालीकट के मालाबार तट पर पहुंच गए और फिर उस समय इस कालीकट का शासक फ्रेंड सामूरी थे। कौन थे? कालीकट का शासक उस समय सामूरी थे। इनका एक और नाम, इनको जमरैन के नाम से भी जाना जाता है। जमरैन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सामूरी के पास वास्को डी गामा जाकर के उनको काफी कीमती भेंट दिए थे। जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आता तो कुछ लेकर के जाता ना भाई, उसी प्रकार वास्को डी गामा है तो हमारे देश में आया था तो कुछ तो लेकर के आए थे। इसी प्रकार कुछ ऐसे लेकर आए थे तो अब वहाँ के शासक जो थे सामूरी, उनको जाकर के अपने कीमती जो भेंट था उनको दिए। तो उसी कीमती भेंट दिए। तो आपको पता होगा कहीं आप मेहमान के रूप में जाते होंगे तो आपको काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, आपका स्वागत किया जाता है। उसी पर तो सेम ठीक उसी प्रकार हमारे सामूरी ने अतिथि देवो भवा, हमारे देश में फ्रेंड अतिथि देवो भवा दिया जाता है। अतिथि देवो भवा का मतलब होता है फ्रेंड, आपने भूखे रह जाए लेकिन मेहमानों को भूखा नहीं रखना है। अपने हम क्यों ना नीचे सो जाए लेकिन मेहमानों को नीचे नहीं सोने के लिए दिया जाता है। मतलब कि उनका बहुत ही आदर संस्कार किया जाता है। उसी प्रकार सामूरी ने फ्रेंड वास्को डी गामा का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, उनका आदर संस्कार किया। उसके बाद है सो फिर वास्को डी गामा कुछ दिनों तक इधर उधर भारत में उनके क्षेत्र में कुछ इधर उधर घूम के टहल के देखे, तब टहलने के पश्चात फ्रेंड कुछ बस 2 या 3 दिन के बाद ही शासक सामूरी से कालीकट में व्यापार की अनुमति मांगने चले गए। वास्को डी गामा शासक सामूरी से कालीकट में व्यापार के लिए अनुमति मांगने चले गए, लेकिन उनको मांगने की जैसे मुंह से आवाज निकला वैसे तुरंत जरा से भी नहीं, इन सामूरी ने बिना सोचे समझे व्यापार के लिए उन्होंने अनुमति वास्को डी गामा को दे दिया। दे देने के पश्चात वास्को डी गामा अपने हमारा देश से फिर तो सामान लेते और कहीं और जाकर के पहुंचाने लगे। और इसी प्रकार से इन लोगों ने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार करते करते जब 2 साल बीत गए फ्रेंड, 2 साल के बाद तुरंत इन्होंने सन 1500 ईस्वी में 2 साल बाद सन 1500 ईस्वी में कालीकट में अपने किले बनवा लिए। अपना एक किले बनवा लिए। अब किले बनवा करके फ्रेंड अपना फिर किले तो बनवा लिए और फिर उसी प्रकार अपना व्यापार को, अपने काम को जारी रखे। और जारी करने के बाद ठीक 3 वर्ष बाद मतलब कि 1503 में ठीक 3 वर्ष बाद 1503 में अपने किले की मोर्चाबंदी अर्थात किलेबंदी कर ली। क्या कर लिए? अपने किले की मोर्चाबंदी अर्थात किलेबंदी करवा ली। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने किले की सुरक्षा के लिए फौज की नियुक्ति कर ली। अब उन लोगों ने फ्रेंड अपने क्षेत्र में अपना सैनिक बना लिए। तब है तो और एक उसी किले की किलेदार भी रखे थे, इसका नाम था अल बुरक नाम था।
एक किरदार बनाए थे जिसका नाम था अल बुरक। और सिर्फ ये किरदार ही नहीं बल्कि एक फौजी भी था। अल बुरक एक फौजी भी था। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड, फौजी अब क्या कर सकता है। फौजी अब क्या कर सकता है अपने देश को, अपने हित के लिए। हमारे देश में भी फौजी है ना, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अपने देश के लिए, हित के लिए फौजी क्या करते हैं। बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं। उसी प्रकार बुरक ने है सो अपने अपना अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारत में बहुत सारे षड्यंत्र है सो रचने लगे। और उसी प्रकार फिर धीरे धीरे है सो 1506 ईस्वी तक गोवा से बंगाल तक बंगाल तक है सो अपना व्यापार को विस्तारित कर लिया। और फिर उसी प्रकार से फिर है सो इतने बड़े क्षेत्रों में उन लोगों ने अपना व्यापार करने लगे। तो आपको अब नहीं लगता कि फ्रेंड किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी। तो अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन भी होगी तो फ्रेंड ये कमेंट करना ना भूलिएगा। जरूर कमेंट के आपको हमको बताइएगा, ताकि किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो तो हम आपको सॉल्व कर सकें। आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले भारत में कौन आया था। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद है सो इसी प्रकार जब 1506 में इतना कर लिए तो फिर अपना व्यापार इन लोगों ने बढ़ाया और व्यापार करने लगे। उसके बाद सन 1608 ईस्वी में ब्रिटेन इंग्लैंड के लोग आए थे, जो कि अब हम इनके बारे में इसके अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको और फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब के साथ फ्रेंड बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब बाय बाय।